हेलो एंड वेलकम टू गौर से सीखो। आगे कंटिन्यू करते हुए हमारा थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम अभी तक बहुत ज़्यादा बात करते आए हैं मेटल्स के बारे में कि मेटल्स क्या होते हैं, लेकिन ये कैसे अकर करते हैं उसके बारे में आज समझते हैं। मेटल्स नेचुरली कैसे मिलते हैं और इनको हम कैसे प्योरीफाई करते हैं आगे। सबसे मेजर सोर्स जो मेटल्स का है वो है अर्थ का क्रस्ट। जो हमारी अर्थ है इसके ऊपर दो टाइप के चीजें हैं, या तो लैंड मासेस हैं, बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स, राइट, या फिर सी वाटर है। ठीक है, सी वाटर में भी मिलते हैं मेटल्स, लेकिन एज अ डिजॉल्व्ड सॉल्ट, क्योंकि सोल्यूबल है, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह। और जो ये लैंड मास है इसके क्रस्ट के अंदर कुछ डेप्थ में भी जो है हमें मेटल्स मिलते हैं। ठीक, अब ये जो मेटल्स हैं ये क्योंकि रिएक्टिव हैं इसलिए या तो ये एज एलिमेंट मिलेंगे या एज कंपाउंड मिलेंगे। सो जब ये नेचुरली एज एन एलिमेंट या कंपाउंड हमें मिलते हैं, अब इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। एक बार हमें पता लग गया कि इस एरिया में जो है से यहाँ पर एक ओर मिल गया है मुझे। अब मैं इसको बाहर भी निकाल लूँ, एक्सट्रैक्ट कर लूँ, तो क्या ये ओर जो है ये प्योर होगा? इसके अंदर से मेटल को मैं कैसे निकालूं? ये डिपेंड करेगा, जो हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किया था वो था रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। काशीनाथ कमाली आलू जीरा फीके पकाता है वाली जो रिएक्टिविटी सीरीज थी। आपको पता है ना, कुछ मेटल्स हैं वो हाईली रिएक्टिव है ना, हाईली रिएक्टिव। कुछ है वो मीडियम है थोड़े, और कुछ जो है वो बहुत ही लो रिएक्ट इन रिएक्टिविटी है। तो हम इस रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं जिसमें टॉप मोस्ट है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ये मिड थोड़े कम रिएक्टिव है, और ये लीस्ट रिएक्टिव है। जितना लीस्ट रिएक्टिव होगा मेटल, उतना ही वो फ्री स्टेट में मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा। और जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना ही कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, राइट, क्योंकि वो इतना रिएक्टिव है किसी ना किसी के साथ कंबाइन करेगा। अब जो मिडिल वाली सीरीज है ये प्राइमरीली तीन चीजों से कंबाइन करती है, वो है ऑक्सीजन से, सल्फर से और कार्बन से। और उसके बेसिस पे ये बनाती है अपना ऑक्साइड या सल्फाइड या फिर कार्बोनेट। ठीक है, ये इसके ओर्स में मिलता है इस फॉर्म में। और इन तीन में भी सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्साइड है। क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हाईली रिएक्टिव खुद है बहुत, प्लस बहुत अबंडेंट है, राइट। 21% जो है एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन है। सो ये रीजन है। इसी को इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन करा है कि जो गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम और कॉपर है ये ज्यादातर फ्री स्टेट में है। इनमें से भी दो, कॉपर एंड सिल्वर, ये जो दो हैं ये कभी कभी कंबाइंड स्टेट में एज सल्फाइड या ऑक्साइड दिखते हैं। कहाँ आपने देखा होगा? सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक लेयर आ जाती है सल्फर की वजह से होती है, ठीक है। कॉपर के ऊपर ग्रीन लेयर आती है, वो भी उसकी रिएक्टिविटी की वजह से होती है। सो ये हो गए आपके सबसे नीचे जो फ्री स्टेट में है, मतलब सिल्वर गोल्ड। ये ना कुछ दो दो एग्जाम्पल याद रखने हैं। ये ऐसे आ सकता है मिनरल्स फाउंड इन फ्री स्टेट, इसलिए। फिर आते हैं जो मेटल टॉप के हैं, पोटेशियम सोडियम वगैरह, वेरी रिएक्टिव, तो कभी भी दे आर नेवर फाउंड इन फ्री एज फ्री एलिमेंट्स। मिडल सीरीज वाले जो हैं, जिंक, आयरन, लेड, ये मॉडरेटली रिएक्टिव हैं और तीन चीजों में है, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट्स। ठीक है, और ऑक्साइड सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव एंड इज अबंडेंट ऑन अर्थ। अब इनको आपने तीन तरीके से याद करना है। पहला है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, इनको कैसे हम प्योर मेटल निकालेंगे। मेटल्स ऑफ मिडल मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस टेबल को हम आगे नहीं करते, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि हम कोई भी मेटल ले लें किसी भी कंबाइंड स्टेट में, तो मतलब मेटल का कोई भी कंपाउंड लेंगे, हमारा जो मेन मेन दिमाग में रहना चाहिए वो है कि इसको हम पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करें, ठीक है, और उस ऑक्साइड को फिर हम आगे उससे प्योर मेटल लें। ठीक है, सो ये हमारा एक फोकस है। अब आपको एक बार और मिल गया तो हम उसको एनरिच कैसे करेंगे। एनरिचमेंट का मतलब क्या है? देखो, और आपने कहाँ से निकाला? अर्थ की क्रस्ट से निकाला था, राइट। अर्थ क्रस्ट से हमें क्या मिला? और। अब अगर अर्थ की क्रस्ट में है तो ऑफ कोर्स इस ओर के साथ हमें सैंड, सॉइल या कोई भी ऐसी इम्प्योरिटीज मिलेंगी मिलेंगी इसमें, चिपकी हुई, प्योर तो नहीं निकलता ना। तो हम इसको पहले जो है ओर को इसके ऊपर से ही इम्प्योरिटीज रिमूव करते हैं। इन इम्प्योरिटीज को हम बोलते हैं गैंग, ठीक है। और एनरिचमेंट का मतलब है रिमूवल ऑफ गैंग। सो
Ores that are mined from the earth are usually contaminated with large amounts of impurities such as soil and sand, which is called gangue, and these must be removed prior to extraction of the metal. तो जब the process used for removing the gangue from the ore, ठीक है, is enrichment of ore, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? It depends on the difference between the physical and chemical properties of the gangue. For example, सपोज करो ये मैंने एक ओर निकाला और इसके ऊपर सैंड है बहुत सारी चिपकी हुई, ठीक है। एक प्रॉपर्टी मैं आपको दे दूं कि इसको हमने वाटर में डाला तो सैंड जो है वो डिसॉल्व हो गई और ओर नहीं करा, तो ओर जो है वो हमें गैंग से प्योरीफाई होके मिल गया, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल। सो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम इसको ब्रिज करते हैं। अब आई बात, फर्स्ट हमने क्या करना है, जो लो रिएक्टिविटी सीरीज में है, ज्यादातर तो ये फ्री स्टेट में है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो सल्फाइड के फॉर्म में मिल सकते हैं, और इधर एग्जाम्पल दिया हुआ है मरकरी का। मरकरी का सिंबल है Hg। दिस इज मरकरी, जो आपके थर्मामीटर में होता है, ओनली लिक्विड मेटल फाउंड, राइट, पर वो प्योर स्टेट में। कंबाइंड स्टेट में मरकरी हमें मिलता है एज अ सल्फाइड विच इज HeS, और इसका नाम होता है सिनाबार। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज सिनाबार? इट इज HgS, मरकरी का सल्फाइड। अब हमने बात की थी कि हम जब भी सल्फाइड और देखेंगे हम इसको ऑक्सीडाइज करके इसकी ऑक्साइड बनाएंगे, तो हमने मरकरी ऑक्साइड बनाना है और फिर इसको हीट करने पर ये मरकरी देगा। तो इसके रिएक्शंस को समझ लेते हैं। सिनाबार क्या है? HgS, एक मरकरी का ओर है। जब इसको हीट करते हैं एयर में तो मरकरिक ऑक्साइड बनाता है और फिर वो मरकरी में रिड्यूस होता है। देखो मरकरिक ऑक्साइड HgS आ गया, सिनाबार ऑक्सीजन में हीट किया ऑक्साइड, और जो सल्फर की डाइऑक्साइड है रिलीज हो गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट टू नोटिस कि इसको और हीट करने पे जो मरकरी निकल रहा है ये मोल्टन स्टेट में निकल रहा है, लिक्विड है, ऑक्सीजन गैस इसमें से रिलीज हो गई, ठीक है। इसी तरीके से हम कॉपर को देखें, ऑल्दो लो इन रिएक्टिविटी, लेकिन कभी कभी इट इज फाउंड एज सल्फाइड, ठीक है, कॉपर सल्फाइड। इसको सिर्फ हीट करने से, ऑक्सीजन इसमें दी हमने, हीट करा, ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, अगेन सल्फर डाइऑक्साइड इज रिलीज। फर्दर और हीट करते गए, फर्दर और हीट करते गए, तो फिर ये ऑक्साइड जो और पड़ा था उसमें कॉपर सल्फाइड, उससे रिएक्ट करके फाइनली कॉपर मेटल दे देती है, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड फिर से रिलीज हो जाता है। इंपॉर्टेंट कि सल्फाइड्स को हम ऑक्सीजन में हीट करते हैं, ये नोट करो। आगे देखो आप क्या होगा। अब जो मिडिल सीरीज वाले हैं, मिडिल सीरीज में आयरन, जिंक, लेड है, ये है ना हमारे मिडिल सीरीज के, कॉपर, ये थोड़े मॉडरेटली रिएक्टिव है, और ये 3 टाइप के अपने ओर्स में मिलते हैं। अगर आपको सीधा ऑक्साइड ओर मिल रहा है, हीट करा और मेटल मिल गया, सिंपल। अब अगर आपको ये सल्फाइड के फॉर्म में मिल रहा है और या कार्बोनेट के फॉर्म में मिल रहा है, तो फर्स्ट स्टेप है हमारा इनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, ठीक है, दोनों को। इंपॉर्टेंट टू नोट, सल्फाइड में सिर्फ सल्फर है, कार्बोनेट में आप ध्यान दो तो ऑलरेडी ऑक्सीजन कंबाइंड है ना। इसीलिए सल्फर को जब हम ऑक्साइड में करेंगे तो हम बहुत सारी ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। कार्बोनेट में क्योंकि ऑक्सीजन है तो हम लिमिटेड फॉर्म में क्या देंगे, लिमिटेड क्वांटिटी में ऑक्सीजन देंगे। इधर से भी ऑक्साइड आ जाएगा और इधर से हमें फिर से ऑक्साइड मिल जाएगा। सल्फर को ऑक्सीजन में बर्न करना, सल्फाइड ओर को, इसको हम बोलते हैं रोस्टिंग, और कार्बोनेट को जब हम करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। बोर्ड एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस इनके बीच में आता है या कंफ्यूज करता है। याद करने का इजी तरीका है, रोस्टिंग में S है इसलिए ये सल्फाइड का ओर है, कैल्सिनेशन में C है इसलिए ये कार्बोनेट का है। क्योंकि कार्बोनेट में ऑक्सीजन है इसलिए लिमिटेड ऑक्सीजन देंगे, और क्योंकि सल्फाइड में ऑक्सीजन नहीं है इसलिए प्योर ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। तो ज्यादातर जो मिडिल सीरीज के हैं उनमें सल्फाइड या कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं, और किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना उसके ऑक्साइड से इजी है, इसलिए हम मेटल सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स को कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड। रीजनिंग क्वेश्चन में आता है, व्हाई आर सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स converted into metal oxides? Because it is easy to extract metal from its oxide. The sulfide ores are converted into oxides by heating strongly in presence of excess air. Important difference. पहला important है कि it is in the presence of excess air, right? And this process is known as roasting.
Whereas the carbonate ores, these are changed into oxides by heating strongly in limited air, and this process is known as calcination. ठीक है जी। अब ये जो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन है, ये जिंक ओर्स की दिखाई है। जिंक का क्या होता है, सल्फाइड ओर है आपके पास इसका सपोज। तो सबसे पहले हम रोस्टिंग को समझते हैं। जिंक सल्फाइड जब ओर मिलता है तो ऑक्सीजन में हीट करा जो है एक्सेस ऑक्सीजन, और जिंक ऑक्साइड मिल गया और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो गई। कैल्सिनेशन क्या है, कार्बोनेट, इसमें नोट करो ये है ना ऑक्सीजन, तो इसको लिमिटेड ऑक्सीजन में करा और ये अपने आप डिसोसिएट हो गया इनटू जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का डिफरेंस है। अब जो मेटल ऑक्साइड्स हमें मिली, उनको हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट देना पड़ेगा। कौन होता है रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट है जो दूसरे कंपाउंड में से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब कर ले, और रिड्यूसिंग एजेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन। तो जब जिंक ऑक्साइड ईदर फ्रॉम दिस और फ्रॉम दिस, दोनों केसेस में जिंक ऑक्साइड को फिर कार्बन से रिएक्ट करते हैं और हमें प्योर मेटल मिल जाता है जिंक, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। सो इधर क्या हो रहा है, कैसे और रिडक्शन हो रहा है, जिंक ने ऑक्सीजन लूज करा किसको, कार्बन को। तो कार्बन बेसिकली ऑक्सीजन को ले रहा है, राइट। इसलिए कार्बन को हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, बिकॉज जिंक इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर? And that is why obtaining metals from their compounds is also a reduction process. आप उसको reduce कर रहे हो, कोई भी एक compound को आप कम कर रहे हो, basically you are reducing it to give the component metal. अब सिर्फ कार्बन ही जो है वो यूज नहीं होता है, और भी बहुत तरीके हैं इसको रिड्यूस करने के लिए। तो कार्बन जो है वो तो रिड्यूस कर ही, लेकिन अगर हमें याद हो, हमने पढ़ी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जब एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है कम रिएक्टिव को। तो इसमें सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम ऐसी चीजें जो हैं, इनको भी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आ रहे हैं एलिमेंट्स, उनको हम यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें इंपॉर्टेंट दो एग्जाम्पल्स हैं जो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। एक है कि मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये ऑक्साइड आपके पास आ गई, आपने बर्न किया एयर में मैंगनीज का जो भी सल्फाइड या कार्बोनेट था, और आपके पास आ गई। अब इसमें मैंगनीज से ज्यादा रिएक्टिव क्या है, एल्यूमिनियम, और मैंगनीज निकलेगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकलेगा, और फिर इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को भी आप बाद में जो है हीट करके एल्यूमिनियम ले सकते हो। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि ये रिएक्शन जो होती है ना, ये बहुत ज्यादा हीट जनरेट करती है, तभी आप देखो मैंगनीज लिक्विड फॉर्म में निकल रहा है। हालांकि ऊपर वाली रिएक्शंस में आप देखोगे तो सॉलिड में था, राइट। लेकिन यहाँ पर देखो ये रिएक्शंस हाईली एक्सोथर्मिक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि मैंगनीज कम्स आउट इन अ मोल्टन फॉर्म। इसमें पूछता है कि कौन सा एलिमेंट है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस। तो हम जानते हैं ऑक्सीडाइज इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑफ कोर्स एल्यूमिनियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज क्योंकि एल्यूमिनियम की ऑक्साइड बन रही है, और मैंगनीज है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। अब द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक, और इसको इतनी हीट होती है कि जो प्रोडक्ट निकल रहा है, हम क्या कह रहे हैं, मोल्टन स्टेट में निकल रहा है। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो पूछी जाती है, व्हाट इज अ थर्मिट रिएक्शन। प्लीज इसको मार्क कर लो, 1 मार्क का क्वेश्चन है। ज्यादातर इतने सिलेबस में हम भूल जाते हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। थर्मिट रिएक्शन क्या होती है कि जो आयरन ऑक्साइड है ना, उसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम, इनकी रिएक्शन होती है। ठीक है। सो आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम की जब रिएक्ट कराया जाता है, तो एल्यूमिनियम क्योंकि ज्यादा रिएक्टेड है आयरन से, इसलिए वो अपना ऑक्साइड बनाता है, और आयरन जो है वो लिक्विड फॉर्म में निकलता है। और इतनी हीट की वजह से ये जो है ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स या कोई भी क्रैक मशीन पार्ट से इनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ये आपको करके दिखा रहे हैं कि कैसे करते हैं। अब बात करते हैं वो मेटल्स जो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज है, मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अब देखो ये हाईली रिएक्टिव है, टॉप पे है ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो ये अपने कंपाउंड्स को तो छोड़ेंगे नहीं, है ना, कि सिर्फ कार्बन से करा, ऑक्सीडाइज कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो सब कुछ इसमें नहीं चलेगा। ठीक। जो कार्बन है वो सोडियम की ऑक्साइड, मैग्नीशियम, इन रिएक्टिव मेटल से उसको रिड्यूस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन की इनकी जो एफिनिटी है, मतलब एफिनिटी का मतलब है इनका जो अट्रैक्शन, इनकी जो फोर्स है उनके साथ बाइंड करने की, वो इतनी ज्यादा है कि कार्बन ऑल्सो फेल्स हियर, ये काम नहीं करेगा। सो इनको क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी से। सिंपल सा प्रोसेस है, करते क्या है, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या करेंगे, जो मैग्नीशियम, सोडियम या कैल्शियम जो भी है, ठीक है,
उनको उनके मोल्टन क्लोराइड से उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब इंपॉर्टेंट इसमें 3 वर्ड्स आएंगे आपके, एक है आपका कैथोड, एक है एनोड और एक है इलेक्ट्रोलाइट। ये 3 वर्ड्स इलेक्ट्रोलिसिस के क्या खास है, इनमें कैसे याद रखना है। देखो, हमने बात करी थी कैटायन। कैटायन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। एनायन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कैट आयन पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट कहाँ होगा? नेगेटिव टर्मिनल पे। पर क्योंकि ये कैथोड जो है ये नेगेटिव टर्मिनल है, लेकिन इसके पास आ कौन रहा है? इसके पास आ रहे हैं कैटायन। सो कैटायन पॉजिटिव होते हैं और टर्मिनल कैथोड नेगेटिव होता है, तभी पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को जा रहा है। इसी तरीके से एनायन जो है वो नेगेटिव है, तो एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, क्योंकि यहाँ पर एनायन इकट्ठे हो रहे हैं जो नेगेटिव हैं, और नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब हम कैथोड की बात कर रहे हैं तो हम नेगेटिव टर्मिनल की बात कर रहे हैं, और जब हम एनोड की बात कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव टर्मिनल की बात कर रहे हैं। अब ये टर्मिनल वर्ड का क्या मतलब है? ये टर्मिनल जो है ये है कि बैटरी के कौन से साइड पे इनको अटैच किया गया। नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी, डायग्राम में देखो, जो नेगेटिव साइड है बैटरी की इसकी तरफ है कैथोड, जो पॉजिटिव साइड है बैटरी की, है ना, उसकी तरफ है एनोड। क्लियर? और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके थ्रू हम करंट पास करते हैं, और इस सॉल्यूशन में होता क्या है, इसमें आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो, हमने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया था। जब हमने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया था तो हमने क्या किया था, हमने सॉल्यूशन बनाया था किसका? कुछ ड्रॉप्स डाली थी हमने सल्फ्यूरिक एसिड की। क्यों डाली? क्योंकि ये आयंस को फ्लो करवाता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मेटल्स। तो जो मेटल्स हैं वो कहाँ डिपॉजिट होंगे? वो डिपॉजिट होंगे हमारे कैथोड पे। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मेटल्स, आपको याद है, सोडियम जब स्प्लिट करता है तो अपना आयन कैसा बनाता है? पॉजिटिव, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो देखो, सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करा हुआ है, और उसको अब अगर स्टेबल होना है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए मेटल पूरा होने के लिए, राइट? तो क्या होगा, ये कैथोड पे जाएगा, और कैथोड पे इसको क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, क्योंकि कैथोड क्या है? नेगेटिवली चार्ज वो है, टर्मिनल। तो सोडियम जो है, मेटल जो भी, कोई, नॉट ओनली सोडियम, जितने भी पॉजिटिवली चार्ज आयन्स हैं वो कैथोड पे जाते हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो जाते हैं। यही बात इन्होंने करी है कि जो सोडियम है वो कैथोड पे क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और वो सोडियम बन जाएगा एज अ प्योर मेटल। और एनोड पे क्या होगा? अगर हमने ये NaCl का लिया है, मोल्टन क्लोराइड सोडियम की क्या है, NaCl का सोल्यूशन, तो ये तो निकल गया। क्लोरीन क्या होती है? क्लोरीन बनाती है नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन को क्या चाहिए? इसको अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना है ना, इसको इलेक्ट्रॉन देना है, तो ये क्लोरीन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करती है, और ये होती है एट एनोड। So the metals are always liberated or collected at cathode, and non-metals are always liberated or collected at anode. Very important to remember. ठीक, तो एल्यूमिनियम कहाँ होगा? अगर हम एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करें तो एल्यूमिनियम किस पे निकलेगा? कैथोड पे निकलेगा। और हमें क्या दिया है उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के लिए? ऑक्साइड दी है, तो ये निकलेगी, जो ऑक्सीजन है वो कहाँ निकलेगी? एनोड। अब हमने देखा कि हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है मेटल को ओर से, लेकिन जो भी हमने मेटल्स एक्सट्रैक्ट करे, ठीक है, वो बहुत रिफाइन नहीं होते, बहुत प्योर नहीं होते, अभी भी हमें उनको रिफाइन करना पड़ता है। सो जब मेटल्स रिडक्शन प्रोसेस से हुए थे ना खास, वो बहुत प्योर नहीं है। जो हमने इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किया था, किसका किया था? रिएक्टिव मेटल्स का, हाईली रिएक्टिव मेटल्स का हमने इलेक्ट्रोलिटिक, वो तो बिल्कुल प्योर है, लेकिन जो हमें रिडक्शन प्रोसेस से मिले वो प्योर नहीं है, और उनको भी हम जो रिफाइन करेंगे ना, वो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से ही करेंगे। अल्टीमेटली हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग पे आ जाते हैं अगर हमें एकदम प्योर मेटल चाहिए। तो क्या करते हैं इसमें, इलेक्ट्रिकली यही सेटअप आपका आ गया, जिसके अंदर वही 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, कैथोड, एनोड और एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल दिया है आपको कॉपर का इलेक्ट्रोलिटिक। इसके लिए जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया गया है वो है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। इसमें ये करते हैं, जो एनोड है हमारा, विच इज दी पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, इसको हम बनाते हैं इम्प्योर मेटल जो रिडक्शन के बाद आया। इसमें से होगा क्या, जब हम करंट पास करेंगे, इसमें से जो आयन है प्योर मेटल के वो आ जाएंगे सॉल्यूशन में, और ये फिर किधर कलेक्ट होंगे? कैथोड पे। तो कैथोड के ऊपर हम एक पतली सी स्ट्रिप पहले से लगा के रखते हैं प्योर मेटल के, जिसके ऊपर बाकी प्योर मेटल जो है डिपॉजिट होता है। सो सिंपली व्हाट वी डू इज,
जब हमें कोई मेटल कॉपर, ज़िंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड ये सब हमारे ऑक्साइड से करना है, इनको बिल्कुल प्योर करना है तो हम इनको इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइन करेंगे। देखो एक्सट्रैक्शन इज़ डिफरेंट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिफाइनिंग, ठीक है? सो इम्प्योर मेटल को हम क्या करेंगे, इम्प्योर मेटल को बना देंगे हम एनोड और एक प्योर पतली सी स्ट्रिप लगा देंगे प्योर मेटल की एट कैथोड। सॉल्यूशन में डालेंगे उसी मेटल का सॉल्ट। क्यों? क्योंकि हमें बेसिकली जो ये आयन्स हैं ना, ये निकालने हैं सॉल्यूशन में। अगर इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में ऑलरेडी इसके आयन्स हैं, तो ये प्रोसेस हो जाएगा। सॉल्यूशन में बार-बार आयन्स आते जाएँगे, निकलते जाएँगे फ्रॉम एनोड और कैथोड पे डिपॉज़िट होते जाएँगे, ठीक है? ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, प्योर मेटल जो है वो एनोड से डिसॉल्व होगा इलेक्ट्रोलाइट में और उतना ही अमाउंट का जाके डिपॉज़िट हो जाएगा ऑन द कैथोड और इस तरीके से हमें वो मिल जाता है प्योर मेटल। जो इम्प्योरिटीज़ है वो कहाँ गई? वो भी ब्रेक डाउन होंगी और वो नीचे कलेक्ट होंगी अंडर एनोड एज़ मड। इसको बोलते हैं हम एनोड मड। इम्पोर्टेंट, these are basically the impurities which are released during the electrolytic refining. Now we spoke about reactions of metals. We spoke about their extraction, their refining. ठीक है, अब लास्ट हम आ जाते हैं अबाउट कोरोजन। कोरोजन एक बहुत लॉस करने वाली चीज़ है, मेटल्स में होती है। मेटल्स इतने रिएक्टिव होते हैं कि वो कुछ ऐसी अनवांटेड रिएक्शंस हो जाती हैं जिसकी वजह से वो स्पॉइल हो जाते हैं। हमने कोरोजन लास्ट टाइम भी करा था, फर्स्ट चैप्टर में करा था, उसमें हमने सिर्फ आयरन का कोरोजन किया था। अब हम बात कर रहे हैं मेटल्स लाइक सिल्वर। सिल्वर जो है धीरे-धीरे आप देखोगे ब्लैक पड़ जाता है। घर में क चांदी के आपने देखे होंगे गहने वगैरह कोई भी ज्वेलरी वो जो है एक्सपोज़ रहती है एयर में तो काली हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक सल्फर के साथ रिएक्ट कर रही है व्हिच इज़ प्रेज़ेंट इन एयर और अपने ऊपर एक सिल्वर सल्फाइड की लेयर बनाती है। ये सिल्वर सल्फाइड जो है ये ब्लैक होती है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टार्निशिंग। So silver gets tarnished because of sulfur present in air, which can be in the form of hydrogen sulfide, sulfur dioxide या sulfur trioxide. ये रिएक्ट करता है और बन जाता है सिल्वर सल्फाइड। इसी तरीके से कॉपर, कई जगह आपने कॉपर के स्टैच्यूज देखे होंगे जो कि ग्रीन कोटिंग आ जाती है उसके ऊपर, क्योंकि कॉपर मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। इंपॉर्टेंट टर्म इज कार्बन डाइऑक्साइड। हम सिल्वर को देखें तो उसने किससे रिएक्ट करा? सल्फर से। अगर हम बात करें कॉपर की तो वो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में जो है ग्रीन कलर की कोटिंग बनाता है। किस चीज की? कॉपर कार्बोनेट, CuCO3 इसकी कोटिंग बना देता है, ठीक है। एंड आयरन हमने पढ़ा ही था। आयरन को क्या चीजें चाहिए? मॉइस्ट एयर, मतलब मॉइस्चर भी और ऑक्सीजन भी, और फिर बहुत लंबे टाइम बाद एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस जिसे हम रस्ट बोलते हैं। अब इसी आयरन की ही 3 चीजें इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाई हैं कि क्या हमें रस्ट सिर्फ ऑक्सीजन के एक्सपोज़र से या सिर्फ वाटर के एक्सपोज़र से हो जाता है या दोनों चाहिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो क्या किया, 3 टेस्ट ट्यूब्स ले ली और उनमें आयरन नेल डाले। एक के अंदर दोनों चीज़ें दे दी, एयर भी है, वाटर भी है, इससे एक्सपोज़ हो रहा है। दूसरे में एयर को ब्लॉक करा विद अ लेयर ऑफ ऑयल। ऑयल जो है वो परमिट नहीं करती है एयर को एक्सचेंज, है ना? इट विल नॉट अलाउ एयर टू पास थ्रू इट। सो सिर्फ वाटर मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है? वाटर। दूसरे वाले में ड्राई एयर कैसे करी? कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। याद रखना एनहाइड्रस CaCl2 ये मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ मॉइस्चर नहीं है, सो देयर इज नो वाटर। अब फाइनली होगा क्या? इस टेस्ट ट्यूब में तो हो जाएगी रस्टिंग, है ना? इधर तो रस्टिंग हो जाएगी क्योंकि दोनों चीजें मिल रही हैं, पर इन दोनों में रस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। तो हम ये जानते हैं अगर हम इन चीज़ों को ब्लॉक कर दें सो वी कैन प्रिवेंट कोरोजन। कोई भी एक चीज़ को हम अगर ब्लॉक कर दें तो आयरन की जो रस्टिंग है उसको प्रिवेंट करने का सबसे इजी तरीका है पेंटिंग कर दो उसके ऊपर। क्या करेगा बेसिकली? ये ब्लॉक कर देगा ऑक्सीजन और वाटर दोनों को, राइट? ये नहीं आएंगे। ऑयलिंग क्या करेगी? ये भी एक इमिसिबल लेयर बना देगी वाटर से, तो ये भी नहीं मिला। सेम ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग एंड मेकिंग अलॉयज। एनोडाइजिंग हम पढ़ चुके हैं विच इज बेसिकली हम इसको मेटल को एनोड पे लगाते हैं और इसके ऊपर इसकी ऑक्साइड लेयर बनाते हैं, राइट? ऑक्साइड लेयर, तो वो हो गया एनोडाइजिंग। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। इंपॉर्टेंट आप एक चीज देखो, इसमें लिखा है कि गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल जिसके ऊपर जिंक की कोटिंग अगर है वो तब भी रस्ट नहीं होगा इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोक। मेरे पास एक आयरन का सब्सटेंस है और इसके ऊपर मैंने जिंक की कोटिंग कर दी। सपोज करो ये जिंक कोटिंग थोड़ी सी गायब हो गई, फिर भी ये एरिया जो है ये रस्ट नहीं करेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो जिंक यहाँ पे है बचा हुआ, ये जिंक जो है ये रिएक्टिव होगा और जिंक ऑक्साइड की लेयर बना लेगा इसके ऊपर।
एंड इसलिए आयरन जो है वो बच जाएगा। ठीक है, सो इवन इफ दिस इज ब्रोकन देन जिंक विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड और दिस विल सेव इट फ्रॉम फर्दर रस्टिंग। एक और तरीका जो प्रिवेंट करता है कोरोजन का वो है एलोइंग। एलोइंग का बहुत ही अच्छा मेथड है और उसमें करते क्या है, हम ना जो प्रॉपर्टीज है मेटल की उसको इम्प्रूव करते हैं। अब देखो प्योर आयरन जो है वो रस्ट कर जाएगा, लेकिन अगर आयरन के अंदर मैं कुछ ऐसा मिक्स कर दूं कि रस्टिंग हो ही नहीं, तो वो कितना अच्छा मेथड बन गया उसको रस्टिंग को प्रिवेंट किया, उसका कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। जिन मेटल्स की हम बात करेंगे रस्ट एलॉइंग की, उनमें आयरन लेंगे, ठीक है, मर्क्यूरी के एलॉयज की बात करेंगे, कॉपर के करेंगे और एक लेड का। ये 4 इंपॉर्टेंट अलॉयज हैं जिनको आपको याद रखना है और इनमें क्या डिजायरेबल क्या कैसे बनते हैं, क्या मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। याद रखने वाली बात ये है कि एलॉइंग में हमेशा एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है मेटल्स और नॉन मेटल्स को, या जो भी मेटल्स दो मिला रहे हैं, ठीक है। और क्यों करते हैं? टू गेट डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। जैसे अब हमने बात करी, पहले लेते हैं आयरन। आयरन जो है इजीली रस्ट कर जाता है, प्योर आयरन, और ये बहुत ज्यादा जो है सॉफ्ट होता है, ठीक, और इजीली स्ट्रेच हो जाता है जब हॉट होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा, बिल्कुल 0.05%, 0.05%, बहुत कम, ठीक है, उसके अंदर डाल देंगे कार्बन जो कार्बन जब उससे मिक्स हो गया तो आयरन जो है हार्ड और स्ट्रांग हो जाता है। आयरन को की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए उसमें एक बना दिया कार्बन के साथ, कितने परसेंट में? 0.05%। इसी तरीके से जब हम आयरन के अंदर दो अलग और एलिमेंट्स ऐड करते हैं, निकल और क्रोमियम, तो मिलता है स्टेनलेस स्टील, जिसके बर्तन बनते हैं। हार्ड होता है, रस्ट नहीं होता। आपने चम्मच फोर्क वगैरह घर में यूज करते होंगे, राइट? सो वो कभी रस्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर निकल और क्रोमियम, तो देखो कितनी प्रॉपर्टी इंप्रूव हुई, वो हार्ड भी हो गया और रस्ट भी नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए आयरन को जो है अलग अलग एलिमेंट से करते हैं मिक्स, ताकि उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो और वो प्रॉपर्टीज जो हमें यूजफुल हो। सो बेसिकली क्या मतलब समझे हम कि एन एलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मतलब पूरा घुला मिला एक है, ऐसे अलग अलग नहीं दिखते इनमें, राइट? सो इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। अगर दो मेटल्स की हम बात करें तो हमारे पास कौन सा आ गया? स्टेनलेस स्टील। करते क्या है, जो प्राइमरी मेटल है स्टेनलेस स्टील में, प्राइमरी मेटल आपका है आयरन। इस मेटल को अच्छे से मेल्ट करते हैं और फिक्स प्रोपोर्शंस में बाकी के अदर मेटल्स आर मिक्सड इनटू इट। इस तरीके से एक एलॉय बनता है। सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल एंड देन डिसॉल्विंग द अदर एलिमेंट्स इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और फिर उसको कूल कर देते हैं रूम टेम्परेचर, तो हमारे पास एक एलॉय आ जाए। आयरन के एलॉय में एग्जांपल है स्टेनलेस स्टील, ठीक है। अब बात करते हैं मर्करी की। मर्करी जो है, ये इसके जितने भी एलॉयज बनते हैं उनको हम अमेल्गम कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकता है कि अमेल्गम जो है इसके अंदर कौन सा मेटल होता है? सो यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर इट इज मर्क्यूरी। प्रॉपर्टी की बात करें तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट होता है एलॉय का, वो प्योर मेटल से कम हो जाता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आया? हार्ड हो जाता है मेटल, ठीक है। उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो लो हो जाती है, मेल्टिंग पॉइंट है वो लो हो जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए आपको एक और याद रखने हैं, कॉपर के दो एलॉयज याद रखने हैं, ब्रास एंड ब्रोंज। ये दोनों जो हैं कॉपर के अलॉयज हैं। ब्रोंज कोई मेटल अलग से नहीं है। ब्रास बनता है जब कॉपर को जिंक के साथ मिलाया जाए। सो दिस इज कॉपर प्लस जिंक एंड ब्रोंज इज कॉपर प्लस टिन, इसको एसएन से लिखते हैं, ठीक है। सो एन alloy of copper and tin is called as bronze and an alloy of copper and zinc is called as brass। ये दोनों alloys जो हैं, they are not very good conductors of electricity, ठीक है, जबकि कॉपर तो वायर यूज में यूज होता है, राइट। लास्ट एलॉय जो है वो है लेड का। लेड का एलॉय बनता है टिन के साथ और इसको यूज बोलते हैं हम सोल्डर। अगर आपको पता हो सोल्डरिंग क्या होती है, दो वायर्स हैं, इनको हीट के साथ जोड़ते हैं जिस चीज से, उसको हम बोलते हैं सोल्डर। ये एलॉय होता है ऑफ लेड एंड टिन और इसका इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए इसको वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। सरप्राइजिंगली जो गोल्ड आप मार्केट से खरीदते हो वो भी प्योर नहीं होता। क्यों? प्योर गोल्ड जो है वो 24 कैरेट का होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, उससे ज्वेलरी नहीं बन सकती। तो उसके अंदर थोड़ा सा सिल्वर और कॉपर मिलाते हैं और इसीलिए वो 22 कैरेट का होता है। 22 का मतलब है 22 पार्ट तो प्योर गोल्ड है और 2 पार्ट जो है वो या तो कॉपर के हैं या सिल्वर के हैं।
सो गोल्ड जो मार्केट में है, इट इज नॉट प्योर, इट इज ऑल्सो एन अलॉय। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आप लोग जो दिल्ली में रहते हैं उन्होंने शायद देखा होगा, और कुछ लोग घूमने भी गए होंगे। कुतुब मीनार में एक आयरन पिलर है जिसके इर्द गिर्द पहले लोग खड़े होके ना हाथ पीछे करके इसको ऐसे कवर करने की कोशिश करते थे, और किसी के भी हाथों के, दोनों हाथों के उसमें नहीं आता था। तो ये जो आयरन का पिलर है, ये कम से कम भी 1600 ईयर्स अगो का है। ठीक है, और ऐसा बना हुआ है, ये अलॉय है, क्या है कि इसकी रस्टिंग नहीं होती। ठीक है, बहुत लोगों ने इसको पढ़ने की कोशिश की, और ये 8 मीटर हाई है और ऑलमोस्ट 6 टन 6000 केजीज वेट है इसका, लेकिन आज तक रस्ट नहीं हुआ। सोचो 1600 ईयर्स अगो बना हुआ चीज। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड बैक एक्सरसाइजेस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जाम। आपको प्लीज, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको समझ आ रहा है जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।